हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू दिस सेशन। पिछले सेशन में मैंने आपसे इनकम टैक्स के कुछ जो उसके बेसिक एस्पेक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया था, उनके बारे में बताया था। तो कुछ बहुत इनकम टैक्स के बारे में बताया था और कुछ जो बहुत सर्टेन इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज प्रीवियस ईयर, गत वर्ष क्या है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज असेसमेंट ईयर, कर्णधारण वर्ष क्या है। और इसके अलावा मैंने आपको दो और टर्म्स बताए थे, पर्सन एंड एसएससी। ये दो चीजें मैंने आपको ब्रीफ की थी पिछले लेक्चर में कि इन जो ये बेसिक टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है। और अब ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि एसएससी जो टर्म है वो तो एक जनरल टर्म है। एसएससी यानी कि करदाता, जिसको टैक्स पे करना है, जिसको रिफंड क्लेम करना है, या जो अपने इनकम पे के लिए जिसका असेसमेंट चल रहा है या किसी और की इनकम के लिए उस पर असेसमेंट चल रहा है, वो एसएससी या करदाता होता है। और एसएससी जो है वो किसी भी कैपेसिटी में हो सकता है। वो पर्सन्स में इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो भी एसएससी, इंडिविजुअल भी एसएससी होता है, कंपनी भी एसएससी हो सकती है, फर्म भी, कोई भी एसएससी हो सकती है। तो एसएससी पर्सन और ये फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, इनके बारे में हमने डिटेल में बातें की थी। इससे बचे हुए कुछ जो बेसिक टर्म्स और बच जाते हैं वो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि उस दिन मैंने पिछले लेक्चर में जानबूझ के छोड़े थे। वो इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है। इनकम, एंड वंस you are familiar with the concept of income, then gross total income, and finally total income. जहां तक इनकम टर्म, आय शब्द का सवाल है, एक्ट में सीधे इनकम या आय की कोई परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ ये जरूर बताया गया है कि आय शब्द के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। और इस हिसाब से जो इनकम टैक्स एक्ट है, अगर उसको आप कंसल्ट करना चाहें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में इस टर्म इनकम की डेफिनेशन दी हुई है। और सॉरी, डेफिनेशन नहीं दी हुई है बल्कि कुछ आइटम्स डिफाइंड हैं जो कि इनकम की कैटेगरी में आते हैं। तो एक लंबी लिस्ट यहां पर दी हुई है जो कि बताती है कि आय शब्द में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। और बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये। इसमें लगभग लगभग हर किस्म की जिसे भी आप आय समझ सकते हैं वो सारी चीजें उसमें शामिल है। 30 या 32 आइटम्स वहां पर दिए हुए हैं। जानबूझकर मैं उस लिस्ट को यहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसमें से बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। फिर भी आप देखना चाहेंगे तो किताबों में तो अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। और संक्षेप में मैं यही कह सकता हूँ कि इस लिस्ट में बहुत ढेर तरीके की प्राप्तियां, बहुत सारे तरीके की प्राप्तियां शामिल हैं, चाहे वो सैलरी जैसी चीज हो, अलाउंसेस जैसी चीज हो, परक्विजिट्स जैसी चीज हो, प्रॉफिट्स हो, किसी तरीके के गेन्स हो, कैपिटल गेन्स हो, किसी तरीके के बेनिफिट्स हो, किसी भी तरीके की इनकम फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, किसी तरीके की ग्रांट मिल रही हो, कोई सब्सिडी हो, कोई कंपेंसेशन मिल रहा हो, कोई भी किसी भी तरीके की रिसीट जो है वो यहाँ इनकम की कैटेगरी में शामिल की गई है। तो बड़ी एग्जॉस्टिव कॉम्प्रिहेंसिव ये लिस्ट है और किसी भी चीज को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है, लगभग सारी चीजें शामिल की गई हैं। तो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होने के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज द फाइनल लिस्ट और दिस इज अल्टीमेट लिस्ट और कंक्लूसिव लिस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी जैसे जैसे नई नई तरीके की चीजें आती हैं, नए नए तरीके के इनकम के सोर्सेज भी आते हैं, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ इनकम दे आल्सो चेंज। तो बहुत सारी ऐसी रिसिट्स होती हैं जो उनका नेचर अगर इनकम का है तो हम उन्हें इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं और यहाँ पर इनकम टैक्स में टैक्सेबल कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर रिसीट, कोई भी प्राप्ति जो हो रही है वो इनकम या आय की श्रेणी में आती है या नहीं आती है, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर जिनको फॉलो किया जा सकता है। आप उन्हें अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन्हें मैंने आपके सामने रखा है। इनकम शुड बी रिसीव फ्रॉम आउटसाइड, आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। इनकम का सोर्स विद इन नहीं हो सकता है।
हम अपने आप से इनकम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हमें बाहर से इनकम मिलनी चाहिए। तो फॉर दैट मैटर अगर जैसे हम मान लें कि थोड़ी देर के लिए कोई प्राइवेट क्लब है, वो अपने मेंबर्स के लिए, सिर्फ मेंबर्स के लिए कोई एक्टिविटीज करता है, फैसिलिटीज देता है, और मेंबर्स उस क्लब के खर्चे के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं, चंदा देते हैं, और उस चंदे से वो क्लब चलता है। तो अगर इस क्लब के पास कुछ पैसा बच जाता है सब्सक्रिप्शन का, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सदस्यों की यहाँ पर आय हो गई वो, नो। वो तो आपस में ही कंट्रीब्यूट करके वो उसको चला रहे थे, और कुछ अगर बच जा रहा है तो वो उनकी बचत है। तो ये इनकम इसको नहीं कह सकते हैं। इनकम आने के लिए ज़रूरी है कि वो बाहर के किसी स्रोत से आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इनकम आए, या ये जो रिसीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मुद्रा के रूप में, मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है, या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, गैर मौद्रिक तरीके से भी प्राप्त हो सकती है। और अक्सर जो काइंड्स सर्विसेज के फॉर्म में, फैसिलिटीज़ के फॉर्म में जो चीज़ें दी जाती हैं, उन्हें भी आय के बराबर माना जाता है, और उनका इवैल्यूएशन भी मॉनेटरी टर्म्स में उनका मूल्यांकन करना पड़ता है मुद्रा के रूप में, और उनको भी इनकम माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी तो देता ही है, सैलरी के साथ बहुत सारी सुविधाएं भी दे सकता है, फैसिलिटीज दे सकता है, जिन्हें कि आगे हम परक्विजिट्स की कैटेगरी में रखते हैं, अनुलाभों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मकान की सुविधा दे सकता है, कार की सुविधा दे सकता है, सर्वेंट्स की या हेल्पर्स की सुविधा दे सकता है। तो ये परक्विजिट्स भी डायरेक्टली तो मनी फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी इनको हम इनकम की कैटेगरी में रखते हैं, और इनका इवैल्यूएशन मॉनेटरी फॉर्म में करते हैं। तो इनकम मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी फॉर्म दोनों में हो सकती है। तीसरी चीज, कोई भी रिसीट इनकम है या नहीं, इसके लिए जरूरी नहीं कि वो रेगुलरली मिले। ये रिसीट टेम्पररी नेचर की हो सकती है, नेक्स्ट पॉइंट, परमानेंट नेचर की हो सकती है, रेगुलरली नहीं मिलती है, कभी कभी मिलती है, और वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, बाई मंथली हो सकती है, एनुअल हो सकती है, इवन हो सकता है कि एक लमसम पेमेंट के रूप में ही कोई रिसिप्ट मिल रही हो, वो भी इनकम हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी रिसीट, कोई भी प्राप्ति वो आय की कैटेगरी में आ रही है देखने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि उसको वो रेगुलर हो या परमानेंट हो, नो। वो टेम्पररी, अस्थायी प्रकृति की भी हो सकती है, और वो किसी भी समय अवधि पे प्राप्त होने वाली हो सकती है। एक बिजनेस जो कि 12 महीने रन कर रहा है, वो हो सकता है 12 महीने उसकी कुछ इनकम हो रही हो, साल भर की इनकम हो रही हो। एक एम्प्लॉई जो अपने एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा है, उसको हो सकता है 12 महीने तनख्वाह मिल रही हो। ये सब तो इनकम है ही, लेकिन अगर किसी को लॉटरी से साल में एक बार इनकम हो रही है, वो भी इनकम मानी जाएगी। हालांकि ये लमसम पेमेंट है, परमानेंट नहीं है, एक मुश्त कहीं से मिल गया, तो ये भी इनकम हो सकती है। तो परमानेंट होना या रेगुलर होना इसके लिए जरूरी नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर और है आपके सामने स्क्रीन पे, अगर आप देखें कि टैक्स लगाने के हिसाब से आय वैधानिक है या अवैधानिक है, अ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है। हर तरीके की आय पर कर लगता है, चाहे वो इनकम लीगल हो, चाहे इलीगल मैनर में कमाई गई हो। दिस इज सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूटेबल। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स के विषय में आप यही समझिए कि जो भी इनकम है, वो चाहे वैधानिक स्रोतों से कमाई गई हो या अवैधानिक गतिविधियों के फलस्वरूप उत्पन्न हो रही हो, टैक्स के लिए वो इनकम के तरीके से ही ट्रीट की जाएगी। हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, दोनों को अलग ही रखेंगे, लेकिन टैक्सेबल होने के दृष्टिकोण से दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसे होगा। इसके बाद का पॉइंट है, इनकम अर्न और एक्रूड विल बी टैक्सेबल वेदर रिसीव्ड और नॉट। दो चीजें होती हैं, एक तो इनकम का अर्न होना या एक्रूअल, आय का उपार्जित होना, और दूसरा है रिसीट ऑफ इनकम, आय का प्राप्त होना। एक एम्प्लॉय जो अपने एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहा है, 1 महीना पूरे होने पर 1 महीने की सैलरी पाने का हकदार हो जाता है। दिस इज अप्रूवल ऑफ इनकम। उसको प्राप्त हुई या नहीं हुई वो अभी अलग इशू है, लेकिन 30 दिन की या 31 दिन का जो भी पीरियड है, उतने दिन काम करने के बाद उसके 1 महीने की सैलरी जो है वो एक्रू हो जाती है, उपार्जित हो जाती है। हो सकता है इस सैलरी को वो बाद में प्राप्त करे, या ये भी हो सकता है कि अगर इस सैलरी को उसने एडवांस में ले लिया हो तो रिसीव पहले हो जाए और अप्रूवल बाद में हो। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स दोनों में से जो भी चीज पहले हो उस पे हो सकती है। अगर एक्रूवल पहले हो रहा है तो एक्रूवल के समय इस इनकम पर टैक्स लगेगा, और अगर एक्रूवल पे नहीं लग रहा है या रिसीट पहले हो गई है इस इनकम की, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सैलरी एडवांस में ले लेना, तो रिसीट के समय ही टैक्स लग जाएगा। दोनों समय टैक्स नहीं लगता है कि एक्रूवल के समय
भी टैक्स लगे और बाद में रिसीव होते समय, प्राप्त होते समय भी टैक्स लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सामान्यतः जो प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो किया जाता है वो यही है, इट विल बी टैक्स्ड ऑन अक्रूवल और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी चीज पहले होती है। और इसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट है इनकम के कंटेक्स्ट में कि ये इनकम किसकी मानी जाए, तो नॉर्मली ये उस व्यक्ति के लिए टैक्सेबल होती है जो व्यक्ति इस इनकम को प्राप्त करता है, लेकिन ये उसी समय होता है जब आय के संबंध में कोई विवाद हो। और एक जो आइटम और आ रहा है, लॉसेस। लॉसेस का मतलब यहाँ अगर इनकम को हम पॉजिटिव मैनर में देखते हैं तो लॉसेस को नेगेटिव इनकम कह सकते हैं। और इनकम टैक्स पर्पस से ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि हर जगह लॉसेस तो नहीं कंसीडर किया जा सकते, जैसे एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उसको सैलरी मिल रही है तो वो उसकी इनकम है, लेकिन उसको लॉस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एक बिजनेस है, रन कर रहा है, उसको अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो वो तो उसकी इनकम है, लेकिन अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो वो उसकी नेगेटिव इनकम होती है। तो यहाँ पर लॉसेस को भी नेगेटिव इनकम के तौर पे ट्रीट किया जाता है टैक्सेशन पर्पस के लिए, इस चीज को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसके अलावा दो टर्म यहाँ पर आपके सामने और दिख रहे हैं, डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम ये, या सोर्स ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ सोर्स ऑफ द इनकम, आय के स्रोत का ही एक तरीके से विवर्तन कर देना, आय का विवर्तन कर देना उसके सोर्स से ही। तो ये जब व्यक्ति इस आय को प्राप्त करता है तो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, बस बल्कि जिसके हाथ में जा रही है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। हालांकि इन दोनों चीजों, एप्लीकेशन ऑफ इनकम को पहले समझिए तब ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब है कि एक व्यक्ति को जो आय प्राप्त हो रही है उसको वो यूज कर रहा है और उसको वॉलंटरी भी डाइवर्ट कर सकता है। एक व्यक्ति है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को वो ये राइट दे देता है कि अपने बेटे को या अपनी वाइफ को ये राइट दे देता है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो आपकी होगी। So this is not diversion of income, this is application of income. हाँ, अगर वो व्यक्ति यही प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है, अपने बेटे के नाम या अपनी वाइफ के नाम, तब ये डाइवर्शन हो जाता है। तो यूजुअली डाइवर्जन ऑफ इनकम जो है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन ही होता है, उसी के तहत नॉर्मली होता है, तभी ये इसको फोर्स किया जाता है और तब ये देखा जाता है कि ये इनकम किसको मिल रही है, उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। लेकिन जब एप्लीकेशन ऑफ इनकम होती है तो फिर ये चीज लागू नहीं होती है और जो व्यक्ति इस आय को कमाता है उसी को इस पर टैक्स देना पड़ता है। तो आय शब्द थोड़ा संक्षेप में तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, लेकिन ये चीज यहीं पर खत्म नहीं होती है और आगे जैसे जैसे आप अलग अलग हेड्स देखते जाएंगे आय के, अभी नेक्स्ट उसमें मैं आ रहा हूँ, वैसे वैसे ये चीज आपके सामने और क्लियर होती जाएगी और ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी। अगली चीज जो आती है वो है ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। अब आय शब्द तो बड़ा एक, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि एक लिस्ट हो गई कि ये चीजें, ये रिसीट्स जो है वो इनकम की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज से उन सब चीजों को एक साथ लेके चल पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए इन सारी चीजों को 5 हेड्स में बांट दिया गया है। एसईसी की जो भी इनकम होती है उसको आप 5 भागों में देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पे है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और प्रॉफिट्स और बिजनेस, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और कैपिटल गेन्स, पूंजीगत लाभ, और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरीज नाम से ही क्लियर है, वेतन से आय के लिए है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर किसी व्यक्ति की हाउस प्रॉपर्टी है उससे कोई इनकम मिल रही है तो वो यहाँ पर इस हेड में टैक्सेबल होगी। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इन दोनों को, बिजनेस या प्रोफेशन, इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है, इससे जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं उनका कैलकुलेशन यहाँ किया जाएगा। कैपिटल गेन्स, ये कैपिटल एसेट से रिलेटेड है, आगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप देखेंगे ही। और इन 4 के बाद अगर कोई भी इनकम बच जाती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आती है। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कि इनकम का कैलकुलेशन आप इन 5 हेड्स के अंतर्गत ही करेंगे।
ये ध्यान रखिए कि ये जो बाइंडिंग आ रही है, ये जो बाध्यता आ रही है 5 हेड्स में कैलकुलेट करने की, ये इनकम टैक्स के पर्पज़ से है। असेसमेंट जो रिटर्न फाइल करना है, उसके पर्पज़ से है। एक व्यापारी अपने अकाउंट्स जो है वो किस जिस तरीके से रखना चाहेगा, वो रख सकता है। वो अकाउंटिंग नॉर्म्स होंगे और जो बाकी उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस होंगे, लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे, वो होंगे। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो भी व्यक्ति रिटर्न फाइल करता है, उसको अपनी जो भी पर्सन मैं कहूँ व्यक्ति का मतलब यहाँ पर्सन से है, उसको अपनी इनकम इन 5 हेड्स के तहत ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और इनकम टैक्स एक्ट जो है, वो बहुत स्पेसिफिकली, बहुत क्लियरली ये मेंशन करता है कि हर हेड के अंतर्गत कौन-कौन सी इनकम शामिल होगी और हर हेड के अंतर्गत कौन-कौन से डिडक्शंस दिए जा सकते हैं। और ये जो पाँचों हेड्स हैं, इन पाँचों हेड्स में अलग-अलग हर हेड के अंदर इनकम को रखा जाता है और उस हेड से रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं, उन डिडक्शंस को वहाँ पर दिया जाता है और उसके बाद उस हेड की इनकम निकल आती है, उस शीर्षक की इनकम निकल आती है। और जब ये काम पाँचों हेड्स के लिए अलग-अलग कर लिया जाता है, तो इन पाँचों हेड्स की इनकम को जोड़ दिया जाता है और उसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। ये चीज़ भी स्पष्ट कर लीजिए अपने लिए आप कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति की पाँचों सोर्सेज़ से कोई इनकम हो, पाँचों हेड्स में कोई इनकम हो। ये 5 टेक्निकली इन्हें हम हेड्स कहते हैं, लेकिन सोर्स भी मैं इसको बोल रहा हूँ। ये पाँचों हेड्स ऐसे हैं कि ज़रूरी नहीं अगर कोई व्यक्ति सिर्फ़ वेतन पाता है, तो वो अपनी आय की गणना करेगा इनकम फ्रॉम सैलरीज़ के अंतर्गत और वो उस जब उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगी, वही उसकी ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी क्योंकि उसकी अन्य हेड्स में जो बाकी 4 बचे हुए हैं, शीर्षक हैं, उसमें कोई आय नहीं है। या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसकी हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम हो, सैलरी से भी इनकम हो और वो बिज़नेस भी करता हो, बिज़नेस से भी इनकम हो, तो वो अपनी इनकम को इन 3 हेड्स में अलग-अलग कैलकुलेट करेगा और उसके बाद इन तीनों हेड्स का टोटल करेगा और तब उसको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के यानी पर्सन उसके इनकम के सोर्सेज जो हैं बहुत ढेर सारे हो सकते हैं या सिर्फ एक भी हो सकता है लेकिन वो इन 5 हेड्स में ही आएगा। वो एक हेड में भी आ सकते हैं, वो अलग-अलग पाँचों हेड में भी आ सकते हैं। और तब इसको कंसोलिडेट करने के बाद, एक साथ रखने के बाद जो इनकम उसको मिलेगी दैट विल बी ग्रॉस टोटल इनकम। और इस ग्रॉस टोटल इनकम को लेकर अगर हम आगे चलेंगे, तो इस ग्रॉस टोटल इनकम में से फाइनली सेक्शन 80 धारा 80 आयकर अधिनियम की धारा 80 जो सेक्शन 80 है, उसके अंतर्गत कुछ डिडक्शंस अलाउ किए गए हैं, लेकिन ये डिडक्शन ध्यान रखिए ग्रॉस टोटल इनकम में से ही दिए जाते हैं। ऊपर मैंने डिडक्शंस की बात की, लेकिन वो डिडक्शंस विद इन द हेड थे। वो सेक्शन 80 की डिडक्शन नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ वो डिडक्शन दिया हुआ है जो कि सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में से दिया जा सकता है। इनकम फ्रॉम सैलरीज़ आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ जो डिडक्शन दिया हुआ है वो खाली सैलरी में से ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हर हेड की इनकम जब टोटल हो जाएगी वो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से जो डिडक्शन आपको देना है वो डिडक्शन जो है वो सेक्शन 80 के तहत दिया जाता है और कई सारे उसमें डिडक्शंस हैं, आप वहाँ तक पहुँचेंगे तब उसको देखेंगे और उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो होता है टोटल इनकम का, जिसको कि अक्सर हम बोलचाल की भाषा में टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं, कर योग्य आय। लेकिन सही शब्द जो है वो टोटल इनकम या कुल आय है टेक्निकली और इसी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो इनकम से रिलेटेड इतनी चीज़ें हैं जो आपके लिए जाननी ज़रूरी थी, जो कि मैंने इस सेशन में टेकअप की हैं और होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगी इस चीज़ को समझने में कि आयकर की गणना जो उसका कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जैसे कल मैंने एक ज़रूरी चीज़ आपको बताई थी कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज़ असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। तो किस पीरियड की इनकम है, किस असेसमेंट ईयर में जा रही है, ये देखना था आपको। और आज मैंने आपको इनकम के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं कि इनकम में क्या शामिल है और जब जो कैलकुलेशन वाले एस्पेक्ट की तरफ आप बढ़ते हैं, तो वहाँ आपके सामने इनकम के कौन-कौन से हेड्स आते हैं, जहाँ आपको इनकम को कैलकुलेट करना है और फाइनली वो आप टोटल इनकम तक कैसे पहुँचेंगे, खाली एक चैनल मैंने आपको एक रूट वो बताया है।
और इसके बाद कुछ चीज़ें और बच जाती हैं, जो बेसिक टर्म्स ही हैं, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है या कैज़ुअल इनकम भी हो सकती है, एग्ज़ेम्प्टेड इनकम्स हैं। तो मैं उनको अपने नेक्स्ट सेशन में उनको एड्रेस करूँगा, उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तब तक आप इस पर फ़ोकस कर सकते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही और आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। अपने-अपने प्रिकॉशंस को बहुत सावधानीपूर्वक लेते रहिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और दूसरों की भी स्वस्थ रहने में मदद कीजिए। थैंक यू।